हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट। कौन सा सिलेबस है? यूपी ट्रिपल एस सी पेट का है। हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी और किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है? गुलाम वंश की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक क्यों नहीं माना जाता और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश में कौन कौन शासक आते हैं और कब तक गुलाम वंश चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए गुलाम वंश, कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश की चर्चा करेंगे। गुलाम वंश क्यों कहा गया इस वंश को? जैसे कि इसमें अधिकतर जो आए हैं वो गुलाम थे, यानी दास थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इसके बाद कौन? बलबन। तो इसमें 3 थे जो गुलाम थे और इसी गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश? ममलूक वंश भी कहा जाता है और दास वंश भी कहा जाता है। क्या? दास वंश भी कहा जाता है। और गुलाम वंश का जो पीरियड है, यानी जो टाइम पीरियड है वो क्या था? तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1206 ईस्वी से, कब से? 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक चलता है। 1206 से 1290 ईस्वी तक चलता है। तो कितने वर्ष तक चलता है? ये लगभग यानी कि 84 वर्ष तक गुलाम वंश 84 वर्ष तक चलता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत दान देता था, लाखों रुपया दान देता था, इसलिए लाख बख्श कहा जाता था। कुरान खान कहा जाता था। कुरान खान क्यों कहा जाता था? कि इसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान याद था पूरा और ये एकदम सुरीली, यानी जैसे हम लोग गाना गाते हैं बहुत मीठी आवाज़ में ना, तो उसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता था? एकदम सुरीली आवाज़ में कुरान को गाता था, इसलिए इसको कुरान खान कहा जाता है। हातिम कहा जाता है और हातिम कहा जाता है। और इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। क्या? सुल्तान या राजा की उपाधि नहीं धारण की। ये हमेशा अपने आप को सिपाह सलाह या मलिक, किसकी उपाधि धारण किया है? सिपाह सलाह या मलिक की उपाधि धारण किया है, क्योंकि ये अपने आप को कभी एक राजा नहीं मानता था। गौरी का क्या था? मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अपने आप को एक राजा का गुलाम, यानी राजा का क्या? सिपाह सलाहकार मानता था। सिपाह सलाहकार क्या होता है? राजा का बहुत नज़दीकी होता है सिपाह सलाहकार या मलिक। तो किसने उपाधि नहीं धारण की कभी भी सुल्तान की? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद इसने क्या क्या बनवाया है? अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया है। कुतुब मीनार अपनी गुरुजी, इसके गुरुजी थे जिनका नाम था बख्तियार काकी, उनकी याद में कुतुबुद्दीन ने क्या बनवाया है? दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया है। और वहाँ पे दिल्ली में ही कुबतुल मस्जिद इसने बनवाया है। ये कुबतुल मस्जिद जो बनवाया है, इसका दरवाज़ा आगे हम पढ़ेंगे किसने बनवाया था? अलाउद्दीन। मस्जिद का इसमें निर्माण किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन इसमें जो भव्य गेट, यानी सुंदर सा गेट आगे जो निर्माण किया गया था वो किसने निर्माण करवाया था गेट का? तो अलाउद्दीन ने करवाया था। इसलिए उस गेट को, यानी दरबार को क्या कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा कहा जाता है या अलाई द्वार कहा जाता है। कुतुब मीनार किस लिए बनवाया था? तो अपने गुरुजी बख्तियार काकी की याद में। इसकी सेना कौन? इसके एक सेनापति था। कौन? बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी था सेनापति। और
अगर हम बात करें इसे सुल्तान यानी राजा क्यों नहीं कहा जाता है, सुल्तान या राजा क्यों नहीं कहा जाता, तो इसने उपाधि नहीं धारण किया था सुल्तान राजा की। और इसे वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं कहा जाता, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं कहा जाता। तो कुतुबुद्दीन ने क्या किया था, कभी भी सिक्का नहीं चलाया। क्या इसने केवल 4 वर्षों तक, कुतुबुद्दीन के अगर हम शासनकाल की बात करेंगे तो 1206 से लेकर के 1210 तक ही इसका शासनकाल था। किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल था वो केवल 4 वर्षों तक ही था, 1206 से 1210 तक ही था। तो इसने क्या किया था, कभी भी सिक्का नहीं चलाया, कभी भी सिक्का नहीं चलाया। और खिलअत नहीं लिया था। ये खिलअत क्या होता है, तो खिलअत एक प्रकार से क्या होता है, डिग्री होता है, आदेश होता है जो सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। क्या, जो सुल्तान या राजा की उपाधि धारण करते हैं तो उनको खिलअत लेना पड़ता है। ये खिलअत क्या होता है कि जो इस्लाम धर्म में खलीफा होते हैं, खलीफा क्या होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं। तो खलीफा से खिलअत लेना पड़ता है। खिलअत लेने का मतलब कि हम राजा बनने जा रहे हैं या सुल्तान बनने जा रहे हैं, आप हमें खिलअत दे दीजिए। तो ये एक प्रकार से स्वीकृति देते थे इस बात की कि ठीक है आप राजा बन रहे हैं। और ये भी डिसाइड करते थे कि आपका जो वेशभूषा रहेगा, किस प्रकार से आपका पहनावा रहेगा। तो खिलअत किसने नहीं लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने युद्ध नहीं किया था। और इसने क्या नहीं किया था, तो सिक्का भी नहीं कभी चलाया था। अपने नाम का कभी खुतबा नहीं चलाया था। क्या, खुतबा। अब ये खुतबा क्या होता है, खुतबा क्या होता है कि जब एक राजा बनता है, जब एक राजा होता है तो वो अपने राज्य में जो उसकी प्रजा होती है उसको, उसके लिए, सभी के लिए खुतबा चलाता है। खुतबा आप ये समझ सकते हैं कि जब लोग नमाज पढ़ते हैं तो उसके पहले वो एक प्रेयर टाइप में कुछ पढ़ते हैं कि हमारे राजा ने ये किया वो किया, ऐसे कुछ होता है खुतबा। तो जो नमाज के पहले पढ़ा जाता था, राजा जो कार्य करते थे, राजा कैसे हैं, उनके बारे में बताया जाता था। तो खुतबा भी नहीं चलाया था, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बाद हम इल्तुतमिश, इसके बाद हम अगले शासक की बात करेंगे। तो अगला शासक कौन होता है, आराम शाह। अगला शासक जो होता है आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश में अगला शासक आता है आराम शाह। 1210 में ही आराम शाह आता है। ये लगभग 8 महीने, कितने महीने, लगभग 8 महीने ही शासन करता है और योग्य शासक नहीं होता है, जिसके लिए क्या होता है, इल्तुतमिश को क्या किया जाता है, इल्तुतमिश आता है और किसे आक्रमण करके पराजित कर देता है। तो इल्तुतमिश आराम शाह को, किसे, आराम शाह को पराजित कर देता है। आराम शाह कब शासन किया था, ये केवल 8 महीने ही किया था। तो हम कह सकते हैं कि 1210 में ही इसने शासन किया था, 8 महीने शासन किया था। इसको कहाँ पर ये पराजित करता है, इल्तुतमिश। कौन, इल्तुतमिश अगला शासक बनता है आराम शाह के बाद। इल्तुतमिश ने दिल्ली में, कहाँ पे, दिल्ली में एक जूद नामक स्थान है। दिल्ली में क्या है स्थान का, जूद नामक स्थान पे ही आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध होता है, जिसमें आराम शाह पराजित होता है और इल्तुतमिश के हाथों मारा जाता है। फिर अगला शासक इस वंश का कौन होता है, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का कब से कब तक शासन चलता है, तो 1210 ईस्वी से, कब से, 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक ये शासन करता है। 11 मान लेते हैं, 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन करता है, क्योंकि इसने लगभग 8 महीने शासन किया था, यानी 1210 से 1211 तक शासन किया था। ओके,
तो आगे हम बात करेंगे इल्तुतमिश ने क्या क्या किया है, इल्तुतमिश का शासनकाल कैसा था। तो इल्तुतमिश जो था वो सुल्तान बनने के पहले यानी सिंहासन ग्रहण करने के पहले ये कहाँ था, तो बदायूं का सूबेदार था। बदायूं कहाँ है, तो दिल्ली के पास एक स्थान है बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने के पहले कहाँ का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था, तो ये जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और साथ ही साथ क्या था, दामाद भी था। गुलाम था और दामाद था। जैसे कि हमने बात किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन क्या था, मोहम्मद गौरी का पहले तो गुलाम था और फिर मोहम्मद गौरी की बेटी के साथ इसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया था, जिससे ये दामाद भी बन गया था। तो इसी प्रकार इल्तुतमिश भी है। इल्तुतमिश गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन ये इतना योग्य होता है जिसके वजह से क्या होता है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक का ये यानी अपनी बेटी कुतुबुद्दीन ऐबक इसके यहाँ कर देता है, जिससे कि इसके साथ विवाह कर देता है, तो ये क्या बन जाता है, कुतुबुद्दीन का दामाद भी बन जाता है। तो अब हम इल्तुतमिश की बात करेंगे। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक होता है, 1211 से लेकर के 1236 तक शासनकाल चलता है। इसने क्या किया, सिक्का चलाया था। क्या चलाया, सिक्का चलाया। वो सिक्का किस तरह के थे, दो प्रकार के सिक्के थे, एक चांदी का एक तांबा का। चांदी का और तांबा का, जो चांदी का चलाया था उसको क्या कहते हैं, तो उसको टांका कहते हैं। क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। और जो तांबा का था, किस चीज़ का था, तांबा का था, उसको क्या कहते हैं, जीतल कहते हैं। तांबा के सिक्के को जीतल कहते हैं और चांदी के सिक्के को टांका कहते हैं। क्या कहते हैं, टांका। तो इसने और क्या चलाया था, इक्ता चलाया था। क्या, इक्ता चलाया था। और इक्ता को लेने वाला कौन होता था, इक्तादार कहलाता था। इक्तादार कहलाता था। तो यहाँ पे समझिए कि इक्ता क्या होता है। जैसे हमने प्राचीन इतिहास में पढ़ा था कि सामंती व्यवस्था किसने लागू किया था, क्या, सामंती व्यवस्था किसने लागू किया था, तो सातवाहनों ने लागू किया था। किसने, सातवाहनों ने लागू किया था। ये सामंती व्यवस्था क्या होती है, तो सामंती व्यवस्था में क्या होता है कि नगद सैलरी ना दे करके, अपने कर्मचारियों को लोग नगद सैलरी ना दे करके क्या करते थे, जमीन, उनके पास जमीन ज़्यादा होती थी, जैसे कि राजा होते थे तो जमीन ज़्यादा होती थी, अब वो जमीन का टुकड़ा दे देते थे, जमीन का टुकड़ा दे देते थे नगद सैलरी ना दे करके। तो यही चीज़ यहाँ पर भी इक्ता, यही यानी सामंती और इक्ता में कोई भी डिफरेंट नहीं है। जैसे वहाँ पे ज़मीन दिया जाता था, सामंती व्यवस्था कहलाता था, तो यहाँ पे भी ज़मीन दिया जाता है और क्या कहलाता है, इक्ता कहलाता है। जो ज़मीन को वहाँ पे लेते थे दक्षिण, या जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो जो ज़मीन को लेते थे वो क्या कहलाते थे, सामंत कहलाते थे। लेकिन यहाँ पर जो इक्ता को लेते हैं वो क्या कहलाएंगे, इक्तादार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्तादार। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कि कई बार पूछा भी गया था वनडे एग्जाम में कि इक्ता को सर्वप्रथम किसने चलाया था, दिल्ली सल्तनत में इक्ता को सर्वप्रथम किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने इक्ता को सर्वप्रथम चलाया था। अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्का भी इल्तुतमिश ने ही, दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिक्का को भी इल्तुतमिश ने ही चलाया था। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसने क्या लिया था, खिलअत लिया था। क्या लिया था, खिलअत लिया था। खिलअत का मतलब क्या होता है, जैसे हमने देख लिया कि क्या होता है, डिग्री होता है। क्या होता है, डिग्री होता है। ये बगदाद के खलीफा से, किससे, बगदाद के खलीफा से खिलअत लिया था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। अब जब इल्तुतमिश खिलअत ले लेगा तो वो क्या करेगा, सुल्तान की उपाधि भी धारण करेगा, सुल्तान की उपाधि भी धारण करेगा। किसकी उपाधि धारण किया इसने, सुल्तान की उपाधि धारण किया। क्या लिया था, बगदाद के खलीफा से खिलअत लिया था, खिलअत लिया था। तो खिलअत हमने देखा कि क्या होता है, एक प्रकार से डिग्री होती है, यानी कि आदेश होता है कि राजा बनने के लिए ये लिया जाता है इस्लाम धर्म के जो खलीफा होते हैं। तो इसने बगदाद के खलीफा से लिया था और इसने खुतबा चलाया था। क्या, खुतबा चलाया था।
खुतबा क्या होता है, नमाज के पहले पढ़ा जाता है। जो भी राजा कार्य करते हैं, जो राजा के बारे में थोड़ा सा नमाज के पहले राजा के बारे में वर्णन किया जाता है, ये खुतबा होता है। सिक्का भी चलाया, खिलअत भी लिया, खुतबा भी चलाया। तो सर्वप्रथम इसने क्या सुल्तान की उपाधि, दिल्ली सल्तनत की मैं बात कर रही हूँ। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम किसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था, तो वो इल्तुतमिश था। लेकिन अगर तुर्क शासकों में, किसमें, तुर्क शासकों में पूछा जाए तो तुर्क शासकों में सबसे पहले जो सुल्तान की उपाधि लिया था वो महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि लेने वाला तुर्क शासकों में सबसे पहले महमूद गजनवी था। लेकिन अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो कौन था? इल्तुतमिश था। ओके, क्लियर है आप लोगों को? तो और इसने क्या किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, क्या कुतुब मीनार जो है वो 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, 4 साल में नहीं कंप्लीट होगा। 10 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई है, 1210 में मौत हो गई थी। तो ये अनकम्प्लीट था, यानी पूरा नहीं हुआ था। तो इसको पूरा कराने का जो कार्य करता है, कौन करता है? वो इल्तुतमिश करता है। कौन? इल्तुतमिश करता है। इल्तुतमिश कब इसे कंप्लीट किया था? तो 1230-31 के लगभग, 1230-31 के लगभग इसने कंप्लीट करवाया था कुतुब मीनार को। ओके, तो कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? ये भी क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बच्चों वनडे एग्जाम प्लस पेट दोनों के लिए अगर हम देखें तो दोनों के लिए उपयोगी है। तो जो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था कि ये कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? अगर नींव की बात पूछता है, फाउंडेशन किसने किया था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कंप्लीट किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो इल्तुतमिश के शासनकाल में कंप्लीट हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल में कंप्लीट हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तब जब इल्तुतमिश शासन को ग्रहण करता है, यानी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, तो इसी समय इसका युद्ध किससे होता है? यालदौज से। किससे युद्ध होता है? यालदौज से। तो ये यालदौज कौन था? जैसे हम कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं, ये क्या है? गौरी का, मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। तो यालदौज एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक था यालदौज था और एक कुवाजा था। कितने गुलाम थे? तो कई गुलाम थे, लेकिन 3 गुलाम इसमें महत्वपूर्ण थे। 3 गुलाम जो थे वो योग्य थे, यालदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक और कुबाचा। तो ये जो ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है तो यालदौज कहता है कि अच्छा, तुम कौन होते हो उत्तराधिकार बनने वाले, यानी तुम कौन होते हो उत्तराधिकार बनने वाले? ये तो किसकी ज़मीन थी? गौरी की थी। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर जीत करके कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था, तो हम उसके गुलाम हैं, इसलिए हम यहाँ पे शासन करेंगे। यालदौज का युद्ध होता है किससे? इल्तुतमिश से। और इस युद्ध में कौन हार जाता है? यालदौज हार जाता है। जीत कौन जाता है? इल्तुतमिश जीत जाता है। अब ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध 1200 इल्तुतमिश और यालदौज के बीच 1215 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? तो तराइन। किस नाम से? तराइन का तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। ओके, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पहला युद्ध, दूसरा युद्ध जो तराइन का था वो किसके बीच था, वो पहले ही क्लास में बताया जा चुका है। और तराइन का जो तृतीय युद्ध था वो इल्तुतमिश और यालदौज के बीच हुआ था। इसके बाद मकबरा की बात कर लेते हैं। किसकी? मकबरा की बात कर लेते हैं। तो ये मकबरा क्या होता है? मकबरा क्या होता है? जो बहुत यानी कि फेमस व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, जब वो उनकी मृत्यु हो जाती थी
तो उनके जहाँ पर वो दफनाए जाते थे वहाँ पे जो बिल्डिंग बनवाई जाती थी, यानी कि उसे क्या कहते हैं, मकबरा कहते हैं। आज भी आप लोग देखते होंगे कि मकबरा किस प्रकार से बनवाया जाता है। तो सर्वप्रथम मकबरा बनाने का जो कार्य शुरुआत हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? इल्तुतमिश के। किसके? इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम मकबरा बनवाया था। इसने एक अपने बेटे के लिए मकबरा बनवाया था। आगे हम पढ़ेंगे कि किस बेटे के लिए मकबरा बनवा कर के तैयार किया था। तो गुम्मद की अगर हम बात करें, गुम्मद क्या होता है तो देखते होंगे आप लोग कि जो मस्जिद बनती है, मस्जिद के ऊपर, मस्जिद बनने के बाद जो ऊपर ऐसे गोला सा बनता है, कैसे गोला सा बनता है, उसे क्या कहते हैं? गुम्मद कहते हैं। तो ये गुम्मद भी बनवाना किसने स्टार्ट किया था? गुम्मद बनवाना इसके पहले भी, यानी मस्जिद का निर्माण करवाना किसने स्टार्ट कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुम्मद का निर्माण इसने भी करवाया था। तो यहाँ पर डिफरेंट समझिए। अगर ये पूछता है कि मकबरा का निर्माण सर्वप्रथम किसने करवाया था तो वो इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन गुम्मद तो पहले भी मस्जिद में बनाए जाते थे। तो जो मस्जिद का निर्माण या गुम्मद का निर्माण करना स्टार्टिंग किया था दिल्ली सल्तनत में, वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके समय में एक व्यवस्था क्या थी कि जैसे किसी को यदि न्याय नहीं मिलता है, किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो क्या करे वो? मस्जिद के सामने लाल कपड़ा पहन करके अगर कोई खड़ा हो जाए तो जनता जब मस्जिद में नमाज पढ़ के निकलेगी तब वहाँ पे भीड़ लगेगी। किस दिन? शुक्रवार के दिन। शुक्रवार को क्या कहते हैं? इस्लाम धर्म में जुम्मा कहते हैं। तो जुम्मा के दिन अगर कोई व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल रहा है किसी भी रीजन से, अगर वो खड़ा हो जाता है मस्जिद के सामने लाल कपड़े पहनकर, तो उसको क्या होगा? जनता उसको न्याय दिलाएगी। ऐसी न्याय की प्रथा थी। आगे हम देखेंगे कि जो रजिया सुल्ताना थी उसने यही कार्य किया था, और इसने चालीसा दल क्या किया था? चालीसा दल की स्थापना किया था। चालीसा दल क्या होता है? जो चालीसा दल होता है इसमें 40 तुर्क सरदार होते हैं। कितने? 40 तुर्क सरदार होते हैं। ये जो तुर्क सरदार होते हैं ये लोग क्या करते हैं? ये तुर्क सरदार जो होते हैं वो सुल्तान को यानी कि सहयोग करते हैं कि क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना है, ये सब बातें डिसीजन लेते हैं। 40 दल जो होते हैं चालीसा दल के नाम से जाना जाता है। इसमें 40 तुर्क सरदार होते हैं, 40 तुर्क सरदार होते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि सुल्तान को क्या करना है, क्या नहीं करना है। सुल्तान को एक प्रकार से क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं। ठीक है। तो चालीसा दल की स्टार्टिंग किसने किया बच्चों? चालीसा दल की स्टार्टिंग जो किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। चालीसा दल की स्टार्टिंग इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन इसे ख़त्म किसने किया? तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। गुलाम वंश में ही बलवन शासक जब आएगा गयासुद्दीन बलवन, इसने क्या किया था? चालीसा दल को ख़त्म कर दिया था। तो जब इल्तुतमिश था तब तक तो चालीसा दल बहुत अच्छे से कार्य कर रहे थे, बहुत ईमानदार थे। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है उसके बाद आगे हम देखेंगे कि कैसे चालीसा दल बहुत विरोध करते हैं, अच्छा कार्य नहीं करते हैं। तो जब इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? जैसे हम गुलाम वंश में ऐबक की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी क्या बनाई थी? लाहौर को बनाई थी। लेकिन जब इल्तुतमिश आता है तो ये लाहौर से कहाँ लाता है राजधानी? दिल्ली लाता है। कहाँ? दिल्ली लाता है। तो सबसे पहले लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जिसने, वह पहला राजा, वह पहला शासक कह सकते हैं, राजा नहीं, शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया तो वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। पहली बार दिल्ली सल्तनत में सिक्का चलाने वाला इल्तुतमिश था। खुतबा चलाने वाला, खिलअत लेने वाला, क्या? खिलअत लेने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। सर्वप्रथम इक्ता चलाने का प्रयोग, जो इक्ता होता है वो किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने ही चलाया था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में नहीं बल्कि दिल्ली में बनाया था।
अब हम बात करेंगे जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कब होती है? तो 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी समय क्या होता है, 1236 में जब मृत्यु हो जाती है तो 40 दल जो होते हैं, जो 40 तुर्क सरदार होते हैं, वो क्या करते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसके बेटे को, किसको, बेटे को इसकी गद्दी पर बैठा देते हैं। जबकि अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश ने क्या कहा था, इल्तुतमिश जब जीवित था तभी उसने क्या कहा था कि मेरे जो बेटे हैं वो योग्य नहीं हैं, मेरे बेटे जो हैं वो योग्य नहीं हैं राजा बनने के लिए, सुल्तान बनने के लिए, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी, कौन, रजिया सुल्ताना, कौन, मेरी बेटी रजिया सुल्ताना मेरी उत्तराधिकारी बने। लेकिन ये जो 40 दल होता है, जो 40 दल होता है, तुर्क सरदार होते हैं, इनका जो मेंटेलिटी थे ना वो थोड़ा रूढ़िवादी था। वो क्या था, रूढ़िवादी था। वो क्या कहते हैं कि रजिया क्या है, एक लड़की है, और एक लड़की कभी भी शासन नहीं संभाल सकती, एक लड़की भी कभी भी राजा नहीं बन सकती। अब रजिया आएगी दरबार में, हाँ, जिस लड़की को बुर्का पहनना चाहिए, वो मतलब बुर्का पहनना चाहिए, पूरा उसका शरीर ढका रहना चाहिए, अब वो क्या करेगी, लड़के के ड्रेस में आएगी, मुकुट उकुट लगा करके अगर बैठ जाएगी कुर्सी में, दरबार का शुभारंभ करेगी, तो ये कैसे मतलब उचित है। ये जो 40 दल था बहुत कह सकते हैं कि रूढ़िवादी थे, निगेटिव। तो इन लोगों ने नहीं चाहा कि रजिया सुल्ताना बने, रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी बने। तो इसीलिए 40 दल ने क्या किया था, रजिया इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 दल ने रुकनुद्दीन, किसको, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, रुकनुद्दीन, इसके बाद जो उत्तराधिकारी होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह होता है वो ज़्यादा दिन तक इसका उत्तराधिकारी नहीं बन पाता, क्योंकि रजिया ने क्या किया था, जो उसके पिता ने न्याय के लिए एक प्रथा चलाया था, लाल कपड़े पहन करके, रजिया ने क्या किया, लाल कपड़े पहन करके शुक्रवार के दिन यानी जुम्मा के दिन मस्जिद के सामने खड़ी हो जाती है, और फिर लोगों ने जब पूछा तब वो लिखित प्रमाण भी उसके पास था, उसके पिता ने अपना उत्तराधिकारी उसे घोषित किया था, तब उसने सभी को ये कागज़ दिखाया कि ये मेरे पिता हैं और ये मुझे कह गए थे कि तुम उत्तराधिकारी बनना, मेरे पुत्र योग्य नहीं हैं। लेकिन जो 40 दल हैं, तुर्क सरदार हैं, ये क्या कर दिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उत्तराधिकारी बना दिए। अब जो जनता थी, जनता ने क्या किया कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से उतार करके रजिया को बैठाया गया, यानी रजिया को क्या मिला, न्याय मिला। जनता के बल पर रजिया को न्याय मिल गया। लेकिन क्या जबरदस्ती में न्याय मिल जाना क्या बहुत दिनों तक शासन कर पाएगी रजिया? तो यही होता है रजिया के साथ, ये बहुत दिनों तक शासन नहीं कर पाती है। ये कब आता है, 1236 में आता है, 1236 में ही ये गद्दी से उतर भी जाता है। तो अब कौन बनता है, सुल्ताना रजिया, सुल्ताना रजिया उत्तराधिकारी बनती है। ये कब से कब तक चलती है, तो 1236 से लेकर के 1240 तक शासन करती है, यानी केवल 4 वर्षों तक ही शासन किया था। क्यों? क्योंकि इसकी हत्या करवा दिया गया था। जो इसके 40 तुर्क सरदार थे, जो 40 दल थे, यानी कि जो मंत्री हैं, जो इसके मंत्रिमंडल हैं, वही इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, वही इसको नहीं पसंद करते हैं। तो कैसे ये कितनी, भले ही बहुत योग्य थी रजिया सुल्ताना, उसकी योग्यता में तो हम ये नहीं कह सकते कि अयोग्य थी, क्योंकि बहुत योग्य थी, लेकिन वो असफल क्यों रही शासन चलाने में? क्योंकि एक लड़की थी। तो इतिहासकार ने लिखा भी है, मिनहाज उस सिराज ने लिखा भी है ये बात कि रजिया बहुत योग्य शासक थी, लेकिन उसकी गलती क्या थी कि वो एक महिला थी। यदि वो पुरुष होती तो बहुत योग्य शासक होती और बहुत अच्छा कार्य करती। तो उसकी गलती क्या थी कि वो महिला बन करके पैदा हुई थी। ठीक है, तो अब हम रजिया सुल्तान की बात करेंगे। इसने क्या किया था
कि तुर्क सरदार इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो दिल्ली में एक मलिक याकूत था। दिल्ली का इक्तादार कौन था? जैसे इक्ता किसने चलाया था? तो इसके पिता इल्तुतमिश ने चलाया था। दिल्ली का इक्तादार था याकूत मलिक। दिल्ली का इक्तादार था मलिक याकूत था। तो जो मलिक याकूत था, ये रजिया इससे बातचीत करती थी, जो भी कार्य करती थी मलिक याकूत से पूछ करके करती थी। अब तुर्क सरदारों से ये ज़्यादा मतलब डिसीजन नहीं लेती थी, ज़्यादा अटैच नहीं रहती थी। तो तुर्क सरदारों ने क्या किया कि रजिया सुल्ताना और मलिक याकूत के बारे में अफवाह उड़ा दिया कि ये लोग क्या मतलब ये लोग ऐसे हैं, मजाक अफवाह उड़ा देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब अफवाह उड़ा देते हैं तो जो वहाँ जनता होती है वो उनमें भी असंतोष फैल जाता है कि जो हमारे यहाँ का राजा है यानी रजिया सुल्तान है, जो शासक है, अगर वो ऐसा होगा तो जनता का क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करता है, एक और रहता है मलिक अल्तुनिया कहाँ का रहता है? तो ये पंजाब साइड का रहता है। तो इसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। मलिक अल्तुनिया ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। उसने कहा, बगावत कर दिया। उसने कहा कि हम ऐसे शासक के अंडर में नहीं रहेंगे। वो भी क्या था, इक्तादार था। तो उसने कहा कि हमारी जो ज़मीन है, इक्तादार है, हम अपना स्वतंत्र कर रहे हैं। क्या, बगावत कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। अब रजिया ने पूछा मलिक याकूत से कि क्या करें, बगावत कर रहा है। मलिक याकूत ने कहा युद्ध कर दिया जाए। 40 तुर्क सरदार थे, उससे भी पूछा गया तो वो लोग भी ने कहा कि क्या किया जाए, युद्ध कर दिया जाए। अब रजिया सुल्तान ने क्या किया, मलिक अल्तुनिया से युद्ध करती है। शुरू में तो रजिया बहुत मतलब लगा कि भारी पड़ जाएगी अल्तुनिया पे, अल्तुनिया हार जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि रजिया सुल्ताना हारने वाली जब रहती है तब उसने क्या किया, मलिक अल्तुनिया को ऑफर दे देती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यानी कि मलिक अल्तुनिया से ऑफर दे देती है विवाह करने का। अब मलिक अल्तुनिया कैसे नहीं कर सकता है, एक तो इतनी दिल्ली सल्तनत की क्या है, शासिका है और खूबसूरत भी थी। तो उसने क्या सोचा कि चलो विवाह कर लेते हैं, इसमें क्या जाता है। विवाह किससे हो गया, मलिक अल्तुनिया से हो गया रजिया सुल्ताना का। और प्रेम किससे करती थी ये, मलिक याकूत से करती थी। किससे, मलिक याकूत से करती थी। अब यहाँ पर जो 40 तुर्क सरदार थे, ना वो रजिया को पसंद करते थे, ना मलिक याकूत को, ना ही अल्तुनिया को, किसी को नहीं पसंद करते थे ये लोग। तो इन लोगों ने सोचा कि इन लोगों को रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कि मरवा दिया जाए। उसके बाद फिर कोई मतलब पुरुष शासक बने यहाँ पे। तो रजिया सुल्ताना और अल्तुनिया, जो मलिक अल्तुनिया था, इन दोनों की कहाँ हत्या हो जाती है, तो इन दोनों की हत्या हरियाणा में हो जाती है। हरियाणा के कैथल नामक स्थान पर क्या किया जाता है कि रजिया सुल्तान और मलिक अल्तुनिया दोनों वहाँ पर रहते हैं, वहाँ उनका डेरा रहता है। और ये मतलब कि अफवाह उड़ा दिया जाता है कि वहाँ क्या है, लुटेरे हैं, यानी डाकुओं का बहुत बड़ा झुंड है। इसलिए फिर क्या होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो उन पर आक्रमण करते हैं, और जब मारे जाते हैं तो मारने के बाद पता चलता है कि यहाँ के तो ये कौन मारे गए, राजा और रानी मारे गए। कौन, राजा और रानी मारे गए। फिर 40 जो तुर्क सरदार थे उन्हें इस बात का मतलब विरोध करना चाहिए कि आपने हमारे राजा रानी को मार दिया, लेकिन वो तो खुद चाहते थे कि ये मारे जाएं। और फिर मलिक याकूत बचता है, मलिक याकूत को भी रास्ते से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फिर जो तुर्क सरदार होते हैं वो अगला शासक फिर नियुक्त किसको करते हैं, सुल्ताना रजिया के बाद जो अगला शासक आता है वो कौन होता है, मुइजुद्दीन बहराम शाह। कौन होता है, मुइजुद्दीन बहराम शाह होता है। मुइजुद्दीन बहराम शाह होता है। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप लोग बहराम शाह भी याद कर सकते हैं। मुइजुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह ये कब से कब तक शासन करता है, तो 1240 से लेकर के
1240 से लेकर के 1242 तक ही ये शासन करता है। योग्य शासक नहीं था, बहुत अयोग्य शासक था, बहुत ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता, केवल 2 ही वर्ष तक शासन करता है। कौन? मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह को ये रजिया की मृत्यु के बाद कौन बैठाता है गद्दी पर? तो ये जो 40 तुर्क सरदार होते हैं वो बैठाता है। यहाँ पे देखिए, भले ही ये अयोग्य है, क्या है? भले ही ये अयोग्य है, लेकिन इसकी योग्यता क्या है कि ये पुरुष है। तो जो 40 सरदार थे उनकी मेंटेलिटी क्या थी? भले ही लड़का अयोग्य हो, बेकार हो, कैसा भी हो, लेकिन लड़का क्या होता है? लड़का होता है, यानी शासन करेगा तो केवल पुरुष ही करेगा। राजा एक पद है, जो राजा पद है वो किसके लिए बना है? पुरुष के लिए बना है। लेकिन जबकि अगर हम ये कहा जाए कि राजा एक पद पुरुष के लिए नहीं है, राजा तो एक पद का नाम है। यहाँ पर लड़की भी बैठ सकती है, लड़का भी बैठ सकता है। क्या? लड़की भी बैठ सकती है, लड़का भी बैठ सकता है। राजा तो एक पद का नाम है, बहुत सम्मानित पद है। तो अब हम आक्रमण की बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर कई अयोग्य शासक आते हैं, तो थोड़ा सा आक्रमण की बात कर लेते हैं। इल्तुतमिश के समय में ही मंगोलों का आक्रमण स्टार्ट हुआ था। अगर ये बात कहा जाए कि मंगोल का आक्रमण किसके समय में शुरुआत हुआ था? मंगोल का आक्रमण चंगेज खां कौन था? मंगोल था। तो मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? इल्तुतमिश के समय में हुआ था। और फिर रजिया के किसके समय में? रजिया सुल्ताना का जब शासनकाल चल रहा था तब मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे, हर समय ही थोड़ा बहुत आक्रमण हो रहा था, लेकिन सर्वाधिक आक्रमण जो हुआ है मंगोलों का वो किसके शासनकाल में हुआ है? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ है। तो स्टार्टिंग कब होती है मंगोलों का आक्रमण? इल्तुतमिश किसके काल में नहीं होता? रजिया के काल में नहीं होता। किसके काल में सबसे अधिक होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे अधिक होता है। इसके बाद जो अगला शासक आता है, मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद जो अगला शासक आता है अलाउद्दीन मसूद शाह आता है। कौन आता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। कुल कितने शासक हुए थे दिल्ली सल्तनत में? तो कुल 11 शासक हुए थे। कौन आएगा अगला? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसने कब से कब तक शासन किया है? अलाउद्दीन मसूद शाह तो इसने 4 वर्ष तक लगभग शासन किया है। अलाउद्दीन मसूद शाह 42 से लेकर के 46 तक। कब से? 1242 से लेकर के 1246 तक इसने शासन किया था। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो थोड़ा योग्य रहता है, नासिरुद्दीन महमूद। कौन आता है? नासिरुद्दीन महमूद आता है। नासिरुद्दीन महमूद। तो ये जो महमूद था, नासिरुद्दीन महमूद, ये कब से? 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बारे में क्या कहा गया है इतिहास में कि ये बहुत मितव्ययी था, यानी बहुत कम खर्च करने वाला था। क्या? मितव्ययी था, बहुत कम खर्च करने वाला था। दूसरी बात क्या कही गई है कि ये क्या करता था? टोपी बीनता था। ये टोपी बीनता था। साथ ही साथ क्या करता था? कुरान की नकल लिखता था। कुरान की नकल लिखता था, पांडुलिपि यानी हाथ से लिखता था कुरान की नकल, और टोपी बीनता था जिसको बेच करके ये अपना खर्च चलाता था। और ये सबसे अधिक तुर्क सरदारों की जो बात मानने वाला था, एक भी कार्य बिना तुर्क सरदारों के पूछे नहीं करता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये तुर्क सरदार थे वो किस प्रकार के थे? एक प्रकार से शासन राजा के ऊपर क्या बनाते थे? दबाव बनाते थे तुर्क सरदार। तो कुरान और टोपी बेचकर ये खर्च चलाता था। इसी का एक गुलाम था, कौन? बलवन।
कौन था? बलवन था, गयासुद्दीन बलवन था, इसी का गुलाम था। इसने क्या किया था? गयासुद्दीन बलवन को उलूग खां की, किसकी? उलूग खां की उपाधि दिया था। उलूग खां की उपाधि किसने दिया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने दिया था। किसको? बलवन को उलूग खां की उपाधि दिया था। बलवन कौन था? तो ये इसका दास था या गुलाम था, दास था या गुलाम था। इसने क्या किया था? बलवन, ये नासिरुद्दीन महमूद, जो ये महमूद था, इसने क्या किया था कि बलवन को जो 40 तुर्क सरदार थे, यानी जो 40सा दल था, जो 40सा दल था, इसमें किसको एंट्री करा दिया था? बलवन को। कौन? तो महमूद, नासिरुद्दीन महमूद ने 40सा दल में, मान लीजिए कोई एक छोड़ के चला गया होगा या किसी की डेथ हो गई होगी, तो उसकी जगह किसको रख दिया था? बलवन को रख दिया था। जब बलवन को ये रख देता है तो जो 40 सरदार होते हैं उनका थोड़ा सा प्रभाव जो होता है कम हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी योग्य था। इसने क्या किया था? 40सा दल यानी 40 तुर्क सरदारों को, उनके जो प्रभाव थे उनको थोड़ा राजा के ऊपर जो दबाव बनता था उसको कम कर दिया था। तो अगला शासक जो होता है वो कौन होता है? जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है तो अगला शासक जो बनता है वो कौन बनता है? बलवन बनता है। कौन? बलवन बनता है। अगला शासक बलवन बनता है। अब बलवन कब से कब तक शासन करेगा? तो 1265 से, कब से? 1265 से इसने शासन किया था, और 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक इसने शासन किया था। तो गयासुद्दीन बलवन का जो बचपन का नाम होता है, गयासुद्दीन बलवन का बचपन का जो नाम होता है बहाउद्दीन। क्या नाम होता है? बहाउद्दीन बलवन। क्या नाम होता है? बहाउद्दीन। ये बलवन का बचपन का नाम है बहाउद्दीन बलवन। उसके बाद उसका नाम क्या होता है? तो गियासुद्दीन बलवन होता है। क्या? गियासुद्दीन बलवन हो जाता है। इसका जो शासन काल चलता है, गियासुद्दीन बलवन का जो शासन काल चलता है वो कब से कब तक चलता है? तो 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है गियासुद्दीन बलवन का। गियासुद्दीन बलवन ने क्या किया था कि जिल्ली इलाही, क्या? जिल्ली इलाह या जिल्ली इलाही का प्रचलन किया था। इसका मतलब क्या होता है? राजा का दूत। क्या? राजा का दूत या राजा का प्रतिनिधि। राजा का दूत या राजा का प्रतिनिधि होता है। तो अपने आप को ये क्या मानता था कि जो राजा होते हैं, राजा जो होते हैं वो ईश्वर का प्रतिनिधि होते हैं। किसका? ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर का दूत होते हैं। इसने और क्या चलाया था? तो सजदा चलाया था। सजदा का मतलब क्या होता है? सजदा यानी कि झुक करके प्रणाम करना, सजदा। पैबोस, क्या? पैबोस पद्धति क्या होती है? तो पैबोस यानी कि झुकना। क्या होता है? राजा के सामने झुकना। जबकि इस्लाम धर्म में क्या कहा गया है कि आप किसी के सामने नहीं झुक सकते हैं, केवल ईश्वर को छोड़ करके, यानी केवल अल्लाह को छोड़ करके आप किसी के सामने नहीं झुक सकते, ये बात कही गई है। फिर भी इसने सजदा चलाया, पैबोस चलाया और नवरोज प्रथा चलाया। ये जो नवरोज प्रथा होता है ये किसके लिए पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान के लिए पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य देवता की, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है नवरोज प्रथा में। और इसने एक इतिहासकार थे सर फिजनी इख्तियारवादी। कौन थे? सर फिजनी इख्तियारवादी ने क्या कहा था कि गयासुद्दीन बलवन का यानी मुकुट
और चेहरा और दाढ़ी लेकर के तीनों कितना था, 1 मीटर लंबाई थी। कौन कहता है? सर फिजनी इख्तिराबादी ने ये बात कही थी। तो इसने और क्या चलाया था? लौह एवं रक्त की नीति चलाई थी। लौह एवं रक्त की नीति किसने चलाई थी? तो बलबन ने चलाई थी। और इसने चालीसा दल को, जो 40 तुर्क सरदार होते हैं, चालीसा दल था, इसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। क्योंकि जो चालीसा दल होते हैं ये अपने आप ये क्या करते हैं? राजा के ऊपर प्रभाव बनाते हैं। तो इसने चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया था। तो चालीसा दल को शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने किया? बलबन ने किया था। और इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। अपने आप को क्या मानता था? ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था या ईश्वर का दूत मानता था। ये कहाँ का था? तो ईरान का शिया था, ईरान का शिया वर्ग था। इसके बाद इसका पुत्र, अगला शासक जो आता है इसका पुत्र होता है। इसका पुत्र का क्या नाम था? कैकुबाद नाम था। क्या? कैकुबाद आता है। वो 1287 से लेकर के 1290 तक शासन करता है। कैकुबाद के बाद उसका पुत्र, अगला पुत्र आता है कैक्यूमर्स आता है। इसने 1290 में ही कुछ ही महीने शासन किया था। इसके बाद कौन आएगा? कैकुबाद आएगा। कैकुबाद आता है। ये कब से कब तक शासन करता है? तो 1287 से लेकर के 1290 तक शासन करता है। और इसके बाद कैक्यूमर्स आएगा। क्या? कैक्यूमर्स। तो ये कैक्यूमर्स जो है वो कुछ महीने ही शासन करता है, 1290 में ही। और इसी की इसको कौन मार देता है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, इसने एक दिल्ली में क्या बनवाया था? किला खोरी भवन। क्या? किला खोरी भवन का निर्माण किसने करवाया था? तो कैकुबाद ने करवाया था। किसने? कैकुबाद ने किला खोरी भवन का निर्माण करवाया था। और कौन मार देता है इसे? तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसको मार दिया था। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया और इसके बाद कौन आता है, जलालुद्दीन के बाद कौन आता है, खिलजी वंश में क्या क्या होता है, इन सभी का चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो अब मिलेंगे अगली क्लास।